साइंस जैसे रूल्स, आर्ट जैसी क्रिएटिविटी और प्रोफेशन जैसे एथिक्स, मैनेजमेंट में ये सब कुछ है। हेलो, मेरा नाम है आर्यन दुबे एंड आज हम डिस्कस करेंगे कैसे मैनेजमेंट में सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखी आती हैं साइंस, प्रोफेशन और आर्ट्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जहां पे पहले हम देखते हैं कि क्यों मैनेजमेंट को हम साइंस, आर्ट्स और प्रोफेशन से कंपेयर करते हैं। द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड इन वेरियस सेंस। सम कंसीडर इट एज एन एक्टिविटी और some it is a group, some call it a discipline, whereas some look it as process। यानी कि अभी तक हमने डिस्कस करा कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट किस तरह की प्रोसेस होती है, उसमें क्या क्या चीजें एक मैनेजर को परफॉर्म करनी पड़ती है, कितने क्या डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो मैनेजमेंट को सब अलग अलग एक्टिविटी की तरह देखते हैं। कुछ लोग उसको एक ग्रुप की तरह देखते हैं, कुछ लोग उसको एक डिसिप्लिन की तरह देखते हैं और कुछ लोग उसको एक प्रोसेस की तरह देखते हैं, जो कि सब कुछ सही है। एक तरह से देखा जाए तो सारे के सारे फीचर्स जो है वो मिलते हैं मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। यानी क्या होती है मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट को अगर हम सिंपल भाषा में अभी तक जो हमने समझा तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पे हम दूसरों के द्वारा काम करवाते हैं, यानी कि गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप इज ऑल दोज हु मैनेज। और मैनेजमेंट को जब हम ग्रुप की तरह बात करते हैं तो वो हम सब लोगों की बात करते हैं जो उधर जिन लोगों को हम मैनेज कर रहे हैं। मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एज अ प्रोसेस इज व्हाट मैनेजर्स डू। यानी कि अगर डिसिप्लिन की बात करी जाएगी, मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है तो यस, क्योंकि उसमें एक बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट करता है। मैनेजर्स को पता होता है कि उन्हें कब कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने हैं। We define management as the process of getting things done through and with people to achieve a common goal effectively and efficiently। और हम मैनेजमेंट को यहाँ पे इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि एक कॉमन गोल जो है वो सबको अचीव करना है, वो भी कैसे? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैन बी एनालाइज इन टर्म्स ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर मैनेजमेंट है क्या, उसका नेचर किन चीजों से मिलता है? क्या वो साइंस है मैनेजमेंट, क्या वो आर्ट्स है या प्रोफेशन है? बिकॉज जैसे ही हम देखें तो मैनेजमेंट में काफी सारे अलग अलग प्रकार के फीचर्स होते हैं, तो उसको कोई एक चीज बोलना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फीचर्स और फंक्शंस मैच करते हैं साइंस, आर्ट्स और प्रोफेशन के साथ। सबसे पहले मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट एक साइंस से मिलता जुलता है या फिर क्या मैनेजमेंट एक प्रॉपर साइंस है? To understand this topic, we should first know what does science mean. Science means a systemized body of knowledge that can be acquired through observation and experimentation. It consists of universally accepted principles that establish a relationship between causes and their effects. So आप सभी लोगों ने साइंस सब्जेक्ट्स थोड़ा बहुत सुना होगा उसका नाम। तो पहले हम मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करेंगे वो साइंस है कि नहीं। पहले ये जानते हैं कि साइंस एग्जैक्टली होता क्या है और किन की पॉइंट से हम बोलते हैं कि कोई सब्जेक्ट, कोई फील्ड साइंटिफिक है या नहीं है। जैसे कि बोला गया है कि साइंस में एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। कोई भी साइंस हो गई वो, उधर एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जहां पे ऑब्जर्वेशन किया जाता है, यानी कि हम काफी सारे टेस्ट करते हैं, उन टेस्ट के बाद हम पता लगाते हैं कि कोई थ्योरी ट्रू है या नहीं है, और एक्सपेरिमेंटेशन भी करते हैं साइंस के अंदर। और उसमें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि आप जो भी उसमें से प्रिंसिपल्स निकालते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। यानी कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आपने अगर लाइट की स्पीड को डिटरमाइन करा, जो लाइट की स्पीड इंडिया में रहेगी वही लाइट की स्पीड यूएसए में भी रहेगी, जो लाइट की स्पीड यूएसए में रहेगी वो किसी और दूसरे प्लैनेट पे भी रहेगी। यानी कि आप एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल जो है उसको एस्टेब्लिश करते हैं जहां पे आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का इस्तेमाल करते हैं। तो एसेंशियल फीचर्स देखे जाए साइंस के, तो सबसे पहला क्या है? सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि साइंस की एक पूरी स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज है। अगर आप देखें तो फिजिक्स की एक अलग ब्रांच है, उनकी अलग स्टडी मटेरियल्स हैं, उनकी अलग थ्योरीज हैं और पूरा सिस्टमाइज्ड एक तरह से। केमिस्ट्री में भी सेम होता है और वहीं पे आप देखें तो बायोलॉजी में भी ऐसे ही होता है। तो साइंस की जो पूरी फील्ड है वो एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। और साइंस में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ऑल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। यानी कि जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं उनको पहले डेवलप किया जाता है ऑब्जर्वेशन के द्वारा। यानी कि अगर मैं जैसे बोलूं कि ग्रेविटी है या नहीं, तो हम पहले देखते हैं कि ठीक है, पेड़ से एक एप्पल टूट के नीचे गिर रहा है तो मैंने कहा ग्रेविटी हो सकती है। पर अब इस चीज को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं काफी सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन करूंगा और उसको सही साबित करूंगा। साइंस में एक ऑब्जर्वेशन होती है और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस इज बेस्ड ऑन कॉजेज एंड देयर इफेक्ट्स। यानी कि साइंस जो है वो चीजों के कारण, यानी क्या कारण है और उनके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इन चीजों पे बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल
If a person eats a lot of fast food without any physical activity, he will put on extra weight। यानी कि ये क्या है, एक साइंस है कि अगर कोई व्यक्ति है वो काफी सारा फास्ट फूड खाता है और कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, तो ये काफी क्लियर है कि वो जो इंसान है वो एक्स्ट्रा वेट भी पुट करेगा। Universal validity, scientific principles have universal validity and can be applied in all situation and times, basic truth। यानी कि सारे के सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है उनकी यूनिवर्सली वैलिडिटी होती है, यानी कि वो हर जगह वैलिड होते हैं और उनको हर जगह अप्लाई भी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं किस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो साइंस के कुछ फीचर से मिलता है। सबसे पहला, management is a systemized body of knowledge in the form of basic principle and concepts. It not only has theories and principles that have developed over time, but it also draws on the other disciplines such as economics, sociology, psychology, and mathematics. Like all other organized activities, management has its own vocabulary and वोकैबुलरी ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। यानी कि मैनेजमेंट जैसे साइंस में एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जैसे कि साइंस में फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, वैसे ही मैनेजमेंट के पास भी खुद की अपनी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, खुद की थ्योरीज है। जैसे कि मैनेजमेंट के पास है उसका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है एंड अलग अलग उसके साइंटिफिक टेक्निक्स है जिस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो यस, हम कह सकते हैं कि पहला पॉइंट जो है मैनेजमेंट का वो मीट करता है किससे, साइंस से। दूसरा है नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन बिल्ट अप थ्रू एंडलेस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि मैनेजमेंट का भी जो नॉलेज है वो एंडलेस एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ही बनाया गया है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स एंड प्रैक्टिशनर्स हैव डेवलप्ड द नॉलेज आफ्टर थ्रू थोरो एनालिसिस, इंक्वायरी एंड एक्सपीरियंस। यानी कि मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स और प्रैक्टिशनर्स हैं उनने भी जो अपनी थ्योरीज बनाई, जो प्रिंसिपल्स बनाए, वो उन्हें तभी बनाया जब उन लोगों ने काफी एनालिसिस करी है, इंक्वायरी करी है और एक्सपीरियंस के साथ साथ उन लोगों ने वो चीज बनाई है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेक यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन and analysis. As management deals with human behavior that cannot be scientifically predicted, the method of observation used in management are not completely objective। ठीक है, तो जैसे कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है वो ऑब्जर्वेशंस के साथ ही आया गया है। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है और कोई भी चीज आप देखें ह्यूमन बिहेवियर के साथ सर्टेन नहीं होती है। तो समवॉट आप कह सकते हैं कि सेकंड पॉइंट जो है वो समवॉट ट्रू है, बिकॉज साइंटिफिक जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर पे कम बेस्ड होते हैं, पर बल्कि मैनेजमेंट जो है वहां जहां आपको डायरेक्टली लोगों से डील करना है तो ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं। Principle of management establish a cause and effect relationship between various factors. If there is a cause or action, there will be an effect due to that cause. For example, dual subordination leads to confusion। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है हमारे वो कहीं ना कहीं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे ही बेस्ड है। जैसे कि हमें पता है कि अगर डुअल सबऑर्डिनेशन होगा तो उससे कंफ्यूजन हो जाएगा। यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति को दो लोग इंस्ट्रक्ट करें क्या करना है, यानी कि अगर उसको दो अलग अलग बॉस रहेंगे तो उससे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें बताता है। तो यस, कहीं ना कहीं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो मैनेजमेंट में भी एग्जिस्ट करता है। Principle of management is not applicable universally as they are not exactly like principle of science. Only the fundamental principle of management are universally applicable। यानी कि जो principle of management है वो universally accepted नहीं है, यानी वो पूरी दुनिया में हर जगह वर्क नहीं करेंगे जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं। These result can be tested and verified. The principle of management is modified as per situation। यानी कि हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो वो हर जगह एक जैसे ही वर्क करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हर जगह एक जैसे वर्क करें ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज अगेन हम ह्यूमन बिहेवियर से डील कर रहे हैं और हर जगह इनको थोड़ा बहुत क्या करना है, चेंज करना पड़ता है, बिकॉज वहां पे लोग भी अलग अलग तरीके से उस चीज से रिएक्ट करते हैं। However, managers are provided with certain fundamental techniques that are used in different situations। यानी मैनेजर्स को अलग अलग टेक्निक्स सिखाई जाती हैं किस तरीके से वो ऐसी डिफरेंट सिचुएशंस में एक्ट करें। Therefore, management is a science. It can be said that management is social science because it deals with people and their behavior। तो हम कह सकते हैं कि एक एक्सटेंट तक मैनेजमेंट जो है वो साइंस है, बट इट इज अ मोर ऑफ अ सोशल साइंस बिकॉज यहाँ पे वो लोगों से डील करता है। तो साइंस के हम देखें कुछ फीचर्स जो हैं वो मैनेजमेंट से मैच करते हैं पर कुछ हद तक नहीं भी करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय आर्ट्स? क्या होती है आर्ट्स? आर्ट्स मीन्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। यानी कि आर्ट्स वो होती है जो हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू कोई नॉलेज ऑब्टेन करते हैं, कोई स्किल करते हैं जिससे कि हम एक डिजायर्ड रिजल्ट ऑब्टेन कर सकें। It is personal application of knowledge to achieve results. It is attained through study, observation and experience। यानी कि application of knowledge होता है लेकिन पर्सनल होता है, कहीं ना कहीं हम खुद अपने पर्सनल नॉलेज के थ्रू कोई एक गोल जो है उसे अचीव करते हैं। जैसे कि कोई अगर म्यूजिशियन है
तो वो उसकी क्या बोलते हैं वो नॉलेज एक्वायर कर सकता है, वो उसके बारे में सीख सकता है, उसकी थ्योरी पढ़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एट द एंड म्यूजिशियन जो है वो अपना खुद का एक पर्सनल एलिमेंट भी उसमें ऐड करता है, जिससे कि वो एक यूनिक म्यूजिक बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट्स। अब एसेंशियल फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला, आर्ट्स में एक थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। Art comprises the application of theoretical knowledge. A particular art has its basic principle and theory, यानी कि कोई पर्टिकुलर कोई आर्ट होती है, उसकी खुद की अपनी बेसिक प्रिंसिपल और थ्योरी होती है। Some fundamental principles have been derived by the experts which apply to their particular form of art, यानी कि कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल जो है वो आर्टिस्ट से नहीं, एक्सपर्ट्स ने ही डिराइव करी हैं उनके खुद के वो एक्सपीरियंस से। एग्जाम्पल के तौर पे पेंटिंग हैज इट्स प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी टू स्टार्ट, यानी जैसे पेंटिंग हो गई, उसके खुद की प्रिंसिपल्स होते हैं और थ्योरी होती है जिससे कि आप पेंटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल स्किल्स। एवरी आर्टिस्ट हैज हिज वे ऑफ वर्किंग, द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी कि हर एक आर्टिस्ट का जो है वो खुद का एक अपने अलग अंदाज में काम करता है, वो अपने बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल करता है, पर वो बेसिक नॉलेज जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। अगर हम किसी पेंटिंग आर्टिस्ट की बात करें तो उसके पास खुद का नॉलेज तो होता ही है, लेकिन वो हमेशा पेंटिंग जो है अपने हिसाब से बनाता है, यानी कि उसकी खुद की जो पर्सनल स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग। इवन हाउ दे टैकल द प्रॉब्लम्स फॉर रीचिंग द रिजल्ट और द गोल विच दे आर विलिंग टू अचीव डिफर्स, यानी कि सबकी अपनी जो प्रॉब्लम को टैकल करने की जो टेक्निक होती है वो भी अलग अलग होती है। Applying this basic knowledge with practice, creativity, imagination, initiative and innovation is a personal skill, यानी कि इस बेसिक नॉलेज को प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव और इनोवेशन के साथ अप्लाई करना एक पर्सनल स्किल होती है। फिर नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी। आर्ट में जैसे कला में एक क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है। आर्ट में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होती है। आर्ट कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी। द थियोरेटिकल नॉलेज शुड बी प्रैक्टिस्ड एंड अप्लाइड डिफरेंटली टू बिकम मोर क्रिएटिव एंड अचीव द अल्टीमेट गोल, यानी कि आपने जो थियोरेटिकल नॉलेज उसमें आर्ट में ऑब्टेन करा है उसको आप डिफरेंटली अप्लाई करें, खुद के पर्सनल जो आपका क्रिएटिविटी है उसके साथ अप्लाई करें, जिससे कि आप एक अल्टीमेट गोल पर पहुंच सकते हैं। और परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, एज आर्ट रिक्वायर्स नॉन स्टॉप प्रैक्टिस टू गेन मास्टरी, बाय परफॉर्मिंग द टास्क अगेन एंड अगेन द आर्टिस्ट गेन परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल, अ डांसर who practices for hours daily will get smooth and perfect with steps through practice, यानी कि आर्ट में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना परफेक्शन के पास पहुंचते जाएंगे। यानी कि आपने एक बार चीजें सीख ली, पर अगर आप उन्हें बार बार करते रहे तो आप उसमें और ज्यादा थोरो हो जाएंगे। जैसे कि एक डांसर जो है अगर वो बहुत घंटों प्रैक्टिस करे तो वो अपने डांसिंग में काफी अच्छा हो सकता है। अब हम यहाँ बात करते हैं मैनेजमेंट की, क्या क्या कौन कौन से फीचर जो है वो मैनेजमेंट के एग्जिस्ट करते हैं आर्ट्स में। देयर आर मेनी टेक्स्ट अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो पहला पॉइंट जो था वो था थ्योरेटिकल नॉलेज। तो जैसे कि आर्ट में एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, वैसे ही सिमिलरली मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, जो अलग अलग एरियाज है मैनेजमेंट के, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज, इन विच द मैनेजर हैज टू स्पेशलाइज। इसमें से मैनेजर जो पर्टिकुलर होता है वो किसी फील्ड में स्पेशलाइज करता है। अ मैनेजर प्रैक्टिसेस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन हिज एवरीडे जॉब ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस बेस्ड ऑन द स्टडीज, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि एक मैनेजर जो है वो रोज इस आर्ट को प्रैक्टिस करता है अपने ही तरीके से, अपने ही ढंग से, जिससे कि वो स्टडीज में ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के साथ। एवरी मैनेजर हैज हिज यूनिक मेथड ऑफ वर्किंग, यानी हर एक मैनेजर जो है वो अपने अलग अंदाज में काम करता है, जैसे कि एक आर्टिस्ट करता है। ही टैकल्स वेरियस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हिज ओन ओपिनियन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, यानी कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद अपने अलग अंदाज से टैकल करता है और अलग तरीके से समझता है। देयर आर मेनी थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स व्हिच डिफाइन सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, और ऐसे काफी अलग अलग डिफरेंट थ्योरीज भी हैं मैनेजमेंट की जो अलग अलग मैनेजर्स ने इंट्रोड्यूस करी है, जो अलग अलग लोगों ने इंट्रोड्यूस करी है, जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल रहते हैं। A manager applies this universal principle and theoretical knowledge in different situations and problems, और एक मैनेजर जो है इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है, लेकिन वो एकदम एग्जैक्टली वैसे ही अप्लाई नहीं करता जैसे बताया गया, बल्कि वो उसमें थोड़ा सा खुद का ही पर्सनल एलिमेंट जो है वो ऐड करता है। सो मैनेजमेंट इज एन इंडिविजुअल स्किल। मैनेजमेंट जो है वो एक इंडिविजुअल स्किल आकर में बन जाती है, यानी कि अगर आप एक मैनेजर हैं और अगर आप किसी प्रॉब्लम को अपने अलग अंदाज में टैकल करते हैं तो फिर वो आपकी एक इंडिविजुअल स्किल बन जाती है। मैनेजमेंट इज क्रिएटिव एज इट कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, यानी कि मैनेजमेंट आर्ट की तरह क्रिएटिव है बिकॉज वो इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करता है, यानी रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। A manager applies this attained knowledge in his personal and skillful way in the realities of a given situation, यानी कि मैनेजर जो है वो नॉलेज को अप्लाई करता है एक पर्सनल और स्किलफुल तरीके से, जिससे कि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके।
मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, इट एम्स एट अचीविंग अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो गोल और रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है और वहां पे भी वो प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी एम करता है अचीव करने के लिए एट द लोएस्ट कॉस्ट। एंड फोर्थ, मैनेजमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व्स रेगुलर प्रैक्टिस, यानी कि मैनेजमेंट में भी आर्ट्स की तरह रेगुलर प्रैक्टिस इन्वॉल्व रहती है। एज एफिशिएंट मैनेजर कैन कन्वर्ट अ चैलेंज इनटू एन अपॉर्चुनिटी थ्रू अनसीजिंग डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। मोस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रिलाई ऑन द सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स इन थ्योरी, यानी कि एक एफिशिएंट मैनेजर जो होता है वो किसी भी चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता है, पर वो तभी कर सकता है जब उसने उसमें काफी टाइम स्पेंड करा हो। द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सक्सेसफुल एंड लेस सक्सेसफुल मैनेजर इज हिज एबिलिटी टू पुट दिस प्रिंसिपल इनटू प्रैक्टिस, यानी कि वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा, उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और वो प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व भी कर पाएगा। तो यस, यहाँ पे भी मैनेजमेंट में रेगुलर प्रैक्टिस के साथ वो और अच्छा उस चीज में हो सकता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्लियरली जो चारों पॉइंट है वो चारों के चारों पॉइंट आर्ट्स के मैच करते हैं किससे, मैनेजमेंट से। तो हम यहाँ पे बिना कोई डाउट कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि प्रोफेशन हम किस चीज को बोलते हैं। प्रोफेशन मींस अ वोकेशन रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सर्विस मोटिव एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि एक ऐसा काम जहां पे आपको एक वोकेशन चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए होती है किसी फील्ड में, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है आपको उसकी, और सर्विस मोटिव रहता है, यानी कि आपको वहां सर्विस प्रोवाइड करनी है और आप उस प्रोफेशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो करते हैं। अ प्रोफेशन इज एन एडिक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु ओबे एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड होल्ड देमसेल्फ आउट एंड आर एक्सेप्टेड बाय पब्लिक एज हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, यानी कि प्रोफेशन एक ऐसा ग्रुप है जहां पे लोग ओबे करते हैं, यानी कि वहां के जो भी रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करते हैं और एज पब्लिक उनको एक्सेप्ट किया जाता है कि ये नॉलेज और स्किल्स को एक्वायर करने करा है। अब एसेंशियल फीचर्स देखते हैं किसी प्रोफेशन के। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सारे प्रोफेशनल जो होते हैं उनको भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज में उनको एक्वायर करते हैं, यानी कि उनको किसी न किसी चीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होता है। Formal education and training. Almost all profession provide specialized education and training in their respective field, यानी कि सारे के सारे प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो किसी ना किसी फील्ड ऑफ एजुकेशन में स्पेशलाइज्ड होते हैं और उन्होंने उस फील्ड में एक ट्रेनिंग ली होती है। The professionals have complete their education and training to get a job. There are various universities and formal institutions for attaining a complete education, यानी कि वो कोई ना कोई एक एजुकेशन और ट्रेनिंग लेने के लिए कोई इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहां से फॉर्मल तरीके से एजुकेशन को ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर नीड्स टू कंप्लीट हिज फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू प्रैक्टिस हिज नॉलेज बिफोर प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज टू द पीपल, यानी कि एक जैसे डॉक्टर हो गया जो कि एक प्रोफेशनल होता है, वो पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है, अपनी फॉर्मल एजुकेशन, फिर ट्रेनिंग लेता है जिससे कि प्रैक्टिस कर सके और बाद में फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है लोगों को। सर्विस मोटिव, द बेसिक मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस, यानी कि मेन एम जो एक प्रोफेशन का होता है वो क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना अपने क्लाइंट्स को। ऑल प्रोफेशनल्स आर आल्सो एंटिसिपेटेड टू सर्व सोसाइटी रेदर देन सिंपली अर्न प्रॉफिट, यानी कि सारे प्रोफेशनल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे सोसाइटी को, यानी कि सोसाइटी को सर्व करेंगे, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। Statutory body, a legally recognized body, regulates all professions. All professions are affiliated with a professional association that regulates entry, grants certificate of practice and formulates and enforces a code of conduct, यानी कि सारे के सारे प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो भी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो उनके उस प्रोफेशन को रेगुलेट करती है और उन प्रोफेशनल्स को भी रेगुलेट और चेक करती है, जिससे कि वो देख सकें कि सब चीजें जो है प्रॉपर एथिकल तरीके से करी जा रही है कि नहीं करी जा रही है। अब हम यहाँ पे मैनेजमेंट को कंपेयर करते हैं प्रोफेशन से, क्योंकि सवाल ये था कि मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है या नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट हैज अ ट्रांसमिटेबल बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि प्रोफेशन में एक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, तो वैसे ही हम देखें तो मैनेजमेंट के पास भी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट इज ग्रोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ डिसिप्लिन। इट इज बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज comprising well-defined principle based on a variety of business situation, यानी कि उसकी भी एक अलग बॉडी ऑफ नॉलेज है मैनेजमेंट की और जो अलग अलग बिजनेस सिचुएशंस को यहाँ पे हम स्टडी किया जा सकता है। दिस नॉलेज कैन बी अटेन्ड एट डिफरेंट कॉलेजेस एंड प्रोफेशन, यानी कि आप देखें आज के टाइम पे लोग इसको एजुकेशन के तौर पे डिफरेंट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन पे पढ़ भी सकते हैं और अलग अलग उसकी मैनेजमेंट की बुक्स भी होती हैं। Some specialized institutions provide education and training in management. Having completed their educational training, as students get placed as manager, यानी कि एक बार
आप देखें कोई इंस्टीट्यूशन से अगर आप एजुकेशन ट्रेनिंग लेते हैं तो एजुकेशन ट्रेनिंग लेने के बाद आप एज अ मैनेजर जो है प्लेस भी किए जा सकते हैं। मैनेजमेंट इज टॉट एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, फ्यू ऑफ दीज हैव बीन सेट अप विद अ डेफिनेट पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट। जैसे कि काफी सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आईआईएम, वहां पे अगर बैचलर्स जो है वो बैचलर्स और मास्टर कर सकते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ पे आपको मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। हालांकि यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन लेके एज ए मैनेजर प्लेस किए जा सकते हैं। ये पॉइंट भी आप दिमाग में जरूर याद रखें कि मैनेजर बनने के लिए कंपलसरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। The elementary purpose of management is to help organization to achieve its stated goal. This may be profit making for a business enterprise and service for a hospital। यानी कि जो मेन पर्पस होता है किसी मैनेजमेंट का वो होता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना गोल अचीव करे, और यूजुअली ये प्रॉफिट मेकिंग ही होता है। आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग भी है और हो सकता है कि वो सर्विस मोटिव भी हो, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द ओनली ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट विल नॉट हेल्प द कंपनी। पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो ये कंपनी नहीं चाहेगी, यानी कि वो कुछ सर्विस मोटिव भी हो, पर मेनली आप देखें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अराउंड ही इनका गोल जो है रिवॉल्व करता है। हैविंग अ गुड मैनेजमेंट टीम दैट वर्क्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली will serve society by offering a better quality of products at reasonable price. Unlike other professionals, managers are also anticipated to serve society rather than simply earning profit for the owner। यानी कि बाकी प्रोफेशंस के ना देख के मैनेजर जो है वो सोसाइटी को भी सर्व करने साथ साथ में प्रॉफिट कमाने के। और फोर्थ है अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, जैसे कि जो प्रोफेशंस के लिए होती है। मैनेजर्स आल्सो हैव देयर एसोसिएशंस, एग्जांपल ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। देयर इज नो कंपल्शन फॉर मैनेजर्स टू बी मेंबर ऑफ सच एन एसोसिएशन, हाउएवर मैनेजमेंट एसोसिएशंस आर नॉट स्टैट्यूटरी बॉडीज। यानी कि मैनेजमेंट में भी ऐसी कुछ बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, बट उनका मेंबर होना कंपल्शन नहीं है। यानी कि आपको जरूरी नहीं कि आपको उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनसे कंप्लाई करना होगा, और वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ बॉडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन हाँ जरूरी नहीं है कि आप उसके मेंबर हो। जैसे कि आप प्रोफेशन में होते हैं आपको प्रोफेशन में होना पड़ता है, जैसे कि अगर आप लॉयर हैं या डॉक्टर हैं तो। Although management does not retain all essential attributes of a profession, it is no doubt arising as a profession। यानी कि हम अगर आप कंक्लूजन पे आए तो मैनेजमेंट जरूरी नहीं है कि उसके सारे फीचर्स हैं उसमें प्रोफेशन की, पर हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से उस पाथ पे है। मैनेजमेंट इज ऑन अ पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन, यानी कि वो अभी प्रोफेशन पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन हाँ एक समय बाद मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन बन सकता है। तो अगर हम कंपेयर करें मैनेजमेंट को साइंस, आर्ट और प्रोफेशन की तरह, तो मैनेजमेंट साइंस में सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन भी होती है, पर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन में देखें पूरी तरह नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे हम जो है ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता है। कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी जरूरी नहीं है कि वो होगी। वहीं पे हम अगर बात करें मैनेजमेंट एज आर्ट की, तो थियोरेटिकल नॉलेज भी होता है, पर्सनल स्किल्स होती हैं, मैनेजमेंट जो होता है क्रिएटिव होता है, और परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस आता है। तो मैनेजमेंट जो है पूरी तरीके से एक आर्ट है। और कंपेयर करें वहीं प्रोफेशन से, तो मैनेजमेंट एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग भी होती है, बट ये कंपलसरी नहीं होती, आप याद रखें। सर्विस मोटिव भी होता है और स्टैट्यूटरी बॉडी भी होती है, पर ये चारों पॉइंट्स में से आप याद रखें कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी का मेंबर होना जरूरी नहीं है, सर्विस मोटिव भी जरूरी नहीं है, बिकॉज काफी सारे मैनेजर्स प्रॉफिट अर्न करके देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और एक फॉर्मल ट्रेनिंग लेना भी जरूरी नहीं है। तो मैनेजमेंट जो है एज अ प्रोफेशन देखा है तो वो हम कह सकते हैं कि पार्शियली है, ऑन अ पाथ ऑफ बिकमिंग है। एज एन आर्ट बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट यस वो एक पूरी तरीके से एक आर्ट है, और साइंस हम बोल सकते हैं कि पार्शियली वो एक तरह की साइंस है। बस याद रखो जब रूल्स, स्किल्स और वैल्यूज मिलती हैं तब बनता है एक परफेक्ट मैनेजमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें क्विक एजुकेशन ऐप को, एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।